गद दिया गया है यहाँ पे कि स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों में ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता तो प्रतीक्षा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि उसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आइए इन प्रश्नों दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। नहीं, वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो मनुष्य को बाहरी सुख आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए नहीं, अच्छे जीवन के लिए बाहरी सुख सुविधाएं लुभाते हैं। नेक्स्ट है कि जो समय रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता। समर्थ के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखें, सामर्थ्यवान किया जा सकता है, क्षमतावान किया जा सकता है, सक्षम किया जा सकता है, शक्तिशाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी समानार्थी शब्द हैं, जबकि शक्तिशाली ये इसका अर्थ अलग है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य यानी कि इसका अंबारों से इसका क्या तात्पर्य है। तो भार से, ढेर से, ये ढेर से है, अंबारों से मतलब ढेर से। नेक्स्ट है, भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है, भली व भली भांति। तो भली भांति इसमें क्रिया विशेषण है, और क्रिया है इसमें निर्वाह करना। जो निर्वाह करना है, निर्वाह करना ये क्रिया है, ये क्रिया है निर्वाह करना, क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि निर्वाह करने की जो विशेषता बता रहा है वो है भली भांति। तो इसलिए भली भांति क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वो कहलाता है जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्वधन आकांक्षा या फिर महत्वधन आकांक्षा। बी इसका राइट आंसर है। भौतिक लाभ उन्हें नहीं लुभाते। किन्हें? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। डी सही। जो रचनात्मक कार्य करते हैं उन्हें भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं। नेक्स्ट है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स। इसमें पूंजी जो है इसका क्या अर्थ है। तो पूंजी का अर्थ है इसमें एक ग्रंथ जो कि जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ये जो एक पूंजी जो शब्द है ये एक ग्रंथ है और इसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। नेक्स्ट है, आगे 10 से 15 तक के प्रश्नों को इस काव्यांश से संबंधित प्रश्न है। ये काव्य दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर से दे दे अपने निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत
विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का तू संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के आधार पर आगे प्रश्न दिए गए हैं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन से? व्याकुल व्यथा में अलंकार कौन सा है? तो इसमें देखिए यमक तो है नहीं है, रूपक भी नहीं है, उपमा भी नहीं है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर एक से अधिक बार हो रही है। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी। रूपक अलंकार होता है जहां पर एक रूपता प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है जहां पर उपमेय की उपमान से समानता प्रदर्शित की जाए या तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है, जैसे कि पीपर पात सरसमन डोला। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन शब्द है, संज्ञा है भाई बचपन, और ये बचपन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? इसका क्या अर्थ है? भावार्थ क्या है? तो छोटी सी कुटिया बड़ी हो गई नहीं, कुटिया सुंदर हो गई नहीं, कुटिया में आनंद उमड़ गया, ये सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उक्त पंक्ति में तू जो है किसे कहा गया है? तू किसे कहा गया है? तो बच्चे को कहा है, बचपन को कहा गया है, क्योंकि जो कवियत्री हैं वो बचपन की मांग कर रही हैं, इनकी बचपन को बुला रही हैं, फिर से वापस पाने की इच्छा रख रही हैं। कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती हैं? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, क्योंकि बचपन का आनंद ही कुछ अलग होता है, तो इसलिए कवियत्री अपने बचपन को बुला रही हैं आनंद के लिए। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, विजय की अनुभूति है, प्यार की अनुभूति। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? वो प्यार की अनुभूति होती है। माँ का रसोई से भाग आना प्यार दर्शाता है, जैसे बच्चा एकदम से रोने लगा और माँ रसोई में काम कर रही थी, एकदम से दौड़ी भागी आई, ये प्यार दर्शाता है बच्चों के आंसू। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? तो भाषिक नियमों पर अधिकार ये नहीं है, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार ये भी नहीं है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार ये भी नहीं है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? आगमन विधि की विशेषता देखिए, आगमन विधि होती है पहले उदाहरण दो बाद में नियम पर पहुंचो, ये होती है आगमन विधि। और एक होती है निगमन विधि इसी की। तो निगमन विधि में क्या होता है? नियम पहले बता दो और बाद में उदाहरण दो, यही ज्यादातर प्रयोग करते हैं लोग, जबकि निगमन विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है आगमन विधि। पहले आप उदाहरण दे दें, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से फिर नियमों पे पहुंचे, तो ज्यादा सफल शिक्षण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ये डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये तो जिम्मेदारी है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये भी जिम्मेदारी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना, ये भी जिम्मेदारी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये उदारता नहीं दिखाना, बच्चों के आकलन करते समय उदारता नहीं दिखाना। वैसे पढ़ाने में, सिखाने में, सब में उदार भाव रखना है, लेकिन जब बच्चों का आप आकलन कर रहे हो तब वहां पर उदारता नहीं दिखानी, नहीं तो बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। यदि आप उसे अपनी तरीके से नहीं करने देंगे, आप बता के आकलन करवा देंगे, तो बच्चे के साथ अन्याय होगा। आकलन करते समय शिक्षक को उदारता नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन मतलब परीक्षा लेते समय। अगला प्रश्न है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? सामूहिक, व्यक्तिक, सस्वर और मौन।
तो इसमें है व्यक्तिक। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिक पठन मतलब एक बच्चे को पर्सनल उसको पढ़वाना, तो वो होता है व्यक्तिक पठन। नेक्स्ट, सामूहिक पठन में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। सस्वर पठन में गायन किया जाता है। मौन वाचन में बिना आवाज किए हुए पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? कागज की गुणवत्ता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आकर्षक चित्र, चित्र भी आकर्षक ना हो तो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाठ ऐसे हों जिनका उद्देश्य और बच्चों के स्तरानुकूल पाठों का चयन किया गया हो, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। नहीं, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। नहीं, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ये भी नहीं है। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। स्व अभिव्यक्ति मतलब स्वयं के विचारों को जानते हैं, वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, स्वयं के विचार आप तक पहुंचा सकते हैं, ये वो जानते हैं पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे। नेक्स्ट है कि सुरभि अक्षर ड़ा जो ङ है वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ङ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलने के लिए अभ्यास करने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं तो उसमें हीन भावना की महसूस होगी बच्चे में। उसे ङ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं, ङ का तो नाम ही नहीं लेंगे। उसे ङ वाले शब्दों को पढ़ने अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं कहेंगे। मतलब उसे ये तो एहसास दिलाने नहीं है कि तुमको ये बोलना नहीं आता, बल्कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके ङ को जैसा भी बोल रही है, शुद्ध बोल रही है, गलत बोल रही है, फिर भी उसका सम्मान करना है, उसके उत्तर को स्वीकार करना है, बल्कि सहजता से उसे प्रोत्साहित करना है। थोड़ा सा बात कहने के लिए उसे और प्रोत्साहन करना। जब वो एकदम से खुल जाए तब उसको बताना है, शुद्ध उच्चारण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विराम चिन्हों का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्राथमिक कक्षाओं में। पढ़ने में प्रवाह ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थ निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि बच्चा जो पढ़ रहा है, प्रवाह कितना भी हो, यदि वो उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा तो वो पढ़ना सफल नहीं माना जाएगा। यदि बच्चा चाहे भले ही धीरे धीरे पढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा अटक के पढ़ रहा है, यदि वो उसका अर्थ समझ रहा है तो आपका शिक्षण सफल माना जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा की कक्षा में कहानियों का बड़ा विशेष महत्व है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन करना, ये मूल उद्देश्य नहीं है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये मूल उद्देश्य है कि भाषा की कक्षा में यदि हम कहानी सुनाए तो बच्चों की कल्पना शक्ति में, यानी कि उससे सोचने की क्षमता ज्यादा विकास हो, सोचने की क्षमता में, बस ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी कमियां, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अनुभव, दृष्टिकोण, समस्याएं, अपने अनुभव, अपनी भाषा, अपनी पाठ्य पुस्तकें, क्या लेकर आते हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है भाषा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपनी भाषा, वो अपनी भाषा लेकर के आते हैं विद्यालय में, विद्यालय की भाषा बाद में सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, नहीं ये तो है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये भी है। कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि वो तुम्हारी कहानी सुन ले और उसी को जैसे का तैसा दोहरा दे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए नेक्स्ट है,
अंतिम प्रश्न है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो पढ़ते हैं कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा की का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों को उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? जो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि क्या जरूरी है? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ए पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर है।